Chapter number 2. Today we will discuss about the shock therapy in post-communist regime. First of all, let's discuss how many questions we will frame from these paragraph. First question is, what was shock therapy? Shock therapy क्या थी? Second question, who influenced the shock therapy in Russia, Central Asia and East Europe? थर्ड क्वेश्चन आपका बनेगा यहाँ पे एक्सप्लेन शॉक थेरेपी, या फिर और करके आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, व्हाट चेंजेस अकर इन यूरोप. ओके, ये क्वेश्चन आप फ्रेम करेंगे यहाँ पे. और चलिए हम पढ़ते जाएंगे और इन क्वेश्चंस के आंसर भी साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे. The collapse of the communism was followed in most of these countries by a painful process of the transition from an authoritarian socialist system to a democratic capitalist system. देखो यहाँ पे बता रखा है कि कम्युनिज्म धीरे धीरे कोलैप्स हो रहा था और ये एक पेनफुल प्रोसेस के थ्रू हुआ, क्योंकि इसमें क्या करना था, सोशलिज्म या कम्युनिज्म से निकलना था और डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म की तरफ आगे बढ़ना था. अब यहाँ से आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है द मॉडल. ओके, द मॉडल से लेके थेरेपी तक. द मॉडल ऑफ द ट्रांजेक्शन इन रशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप दैट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड IMF केम टू बी नोन एज द शॉक थेरेपी. जो मॉडल रशिया में दिखाया गया था ट्रांजैक्शन का, मतलब सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ, सेंट्रल एशिया में भी यही चीज़ चल रही थी, ईस्ट यूरोप में भी यही चल रहा था कि सोशलिज्म से निकलना था और कैपिटलिज्म की तरफ आगे बढ़ना था. ओके, अब ये जो प्रोसेस हो रही थी, पेनफुल प्रोसेस जो हो रही थी, इसको इन्फ्लुएंस कौन कर रहा था, मतलब पैसा कहाँ से आ रहा था जिसकी वजह से ये ट्रांजैक्शन हो रहा था, तो वो वर्ल्ड बैंक था और IMF था. इसी को हम शॉक थेरेपी कहते हैं. ये जो मैंने आपको अंडरलाइन करवाया है, ये शॉक थेरेपी का आंसर है. हमने पहला क्वेश्चन बनाया था ना, व्हाट वाज शॉक थेरेपी, उसका आंसर है. दूसरा क्वेश्चन हमने बनाया था, हु इन्फ्लुएंस द शॉक थेरेपी, उसका आंसर सिर्फ आपको लिखना है WB मतलब वर्ल्ड बैंक और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. ओके, आगे है शॉक थेरेपी वेरिड इन इंटेंसिटी. हालांकि इसकी इंटेंसिटी अलग अलग थी हर कंट्री में, हर जगह पे स्पीड भी अलग अलग थी सेकेंड वर्ल्ड मतलब USSR में, लेकिन इसका डायरेक्शन और फीचर्स बिल्कुल सिमिलर थे. मतलब हर कंट्री को क्या करना था, सोशलिज्म से निकल के कैपिटलिज्म की तरफ आगे बढ़ना था. ओके, कहीं इसका इम्पैक्ट ज़्यादा दिखाई दिया, मतलब कहीं तो नुकसान ज़्यादा हुआ, कहीं कम नुकसान हुआ, पर हुआ सब जगह. नेक्स्ट आगे आपको इसमें दे रखा है, each of these countries was required to make a total step to the capitalist economy. हर किसी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ना था, which was meant rooting out completely, जिसका मतलब है जड़ से बिल्कुल उखड़ना, जड़ से एक जगह से दूसरी जगह जाके प्लांट होना. Any structures evolved during the Soviet period. Above all, it meant that the private ownership was to be dominated pattern of ownership of property. अब इसमें ये बता रहा है कि क्या हो रहा है, जितना मैं अंडरलाइन कर रही हूँ उतना आप अंडरलाइन करते जाइए. ये आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर. ओके, तो यहाँ बताया गया है कि जो प्राइवेट ओनरशिप थी किसके ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर, मतलब सारी चीज़ पहले गवर्नमेंट के हाथ में थी, अब वो private ownership was the dominant pattern, ownership of property, privatization of the state asset. अब state asset के अंडर में जो था, मतलब गवर्नमेंट के अंडर में जो भी चीज़ थी, अब वो प्राइवेटाइज हो रही थी. मतलब हर कोई जितने पैसे जिसके पास हैं वो उस चीज़ को खरीद सकता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकते थे. और कॉर्पोरेट ओनरशिप पैटर्न वर द इमीडिएट ब्रॉट इन. अब कॉर्पोरेट सेक्टर्स आ गए.
कॉर्पोरेट सेक्टर्स, जिसमें क्या करते हैं भाई, जितना शेयर आप लगा रहे हो उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद है कलेक्टिव फार्म, जो थे मतलब जो गवर्नमेंट के हाथ में थे, अब वो प्राइवेटाइज हो रहे थे। कैपिटलिज्म एग्रीकल्चर में भी आ गया था, जिसके पास जितना इन्वेस्ट करने के लिए पैसा था वो इन्वेस्ट करके प्रॉपर्टी को अपने अंडर में कर रहा था। दिस ट्रांजेक्शन रूल्ड आउट द अल्टरनेट और द थर्ड वे अदर दैन द स्टेट कंट्रोल सोशलिज्म और द कैपिटलिज्म। ये कलेक्टिव फार्मिंग हमने कहा कि ये चेंज हो रहा था, कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रहा था। यहाँ पे हमने कोऑपरेटिव ओनरशिप पैटर्न के बारे में पढ़ा। तो ये तीसरा तरीका है जिसमें आपको क्या करना है, ना ही तो बिल्कुल प्राइवेटाइज होना है, ना ही आपको सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में रखना है। इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर्स, ये तीसरा तरीका है जिसमें आप जितना शेयर लगा रहे हैं उतना आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये आपका थर्ड का आंसर है, पर अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी नेक्स्ट उसमें भी है। आगे दे रखा है शॉक थेरेपी जो था ऑल्सो इवॉल्व अ ड्रास्टिक चेंज इन द एक्सटर्नल ओरिएंटेशन ऑफ दीज इकोनॉमी। अब ये बोल रहा है कि इसमें हर कोई अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहता था, लिविंग स्टैंडर्ड को हाई करना चाहता था। डेवलपमेंट वॉज नाउ एवेज्ड थ्रू मोर ट्रेड। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए तो आपको ट्रेड करना पड़ेगा। और सडन एंड कंप्लीट स्विच टू फ्री एंड ट्रेड वॉज द कंसिडर्ड द एसेंशियल। और डेवलपमेंट के लिए आपको FTA फ्री ट्रेड एरिया बनाना पड़ेगा, जिसमें जो भी कंट्री चाहे आके क्या कर सकती है, अपनी फैक्ट्रीज़, अपनी इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश कर सकती है। ऑब्वियस सी बात है, कहीं फैक्ट्री लगती है तो उस कंट्री को भी फ़ायदा होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, इकोनॉमी का ट्रांजेक्शन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कुल मिला के ट्रेड जो था वो एसेंशियल है। द फ्री ट्रेड रिज्म एंड द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वर द मेन इंजन्स ऑफ चेंज। अब अगर आपको चेंज चाहिए, कंट्री में इकोनॉमिक बूस्ट चाहिए, तो FDI को, फ्री फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कीजिए, फ्री ट्रेड को प्रमोट कीजिए। FDI का मतलब होता है फॉरेन माने विदेश, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो वहाँ से डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं किसी कंट्री में, वहाँ किसी के साथ या तो टाई अप कर लेते हैं या खुद की एक इंडस्ट्री वहाँ पे इस्टेब्लिश कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं ना, ये MNC कंपनीज़ वगैरह हैं। तो ये काफ़ी अच्छी होती हैं किसी कंट्री के ग्रोथ के लिए। दिस ऑल्सो इवॉल्व ओपननेस टू द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। FDI से क्या होगा, फॉरेन मनी हमारी कंट्री में आ सकता है। फाइनेंशियल ओपनिंग अप और द डीरेगुलेशन एंड द करेंसी कन्वर्टिबिलिटी। इससे क्या होगा, फाइनेंशियल ओपननेस मतलब फाइनेंशियली आप अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं, आपकी करेंसी क्या होगी, दूसरी करेंसी के साथ एक्सचेंज होगी। हो सकता है अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे डॉलर की मात्रा बढ़ जाएगी तो हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। आगे इसमें दे रखा है फाइनली द ट्रांजिशन ऑल्सो evolved a breakup of the existing trade alliances among the countries of the Soviet blocs। अब पहले जो ग्रुप बने हुए थे USSR की कंट्रीज़ के साथ, अब वो नए ग्रुप्स में जाके क्या होंगे, मिल जाएंगे, क्योंकि USSR ख़त्म, तो जो पहले के ट्रेड जो ट्रीटीज़ चल रहे थे वो भी फिनिश, इसलिए अब नए ग्रुप्स बनेंगे। ईच स्टेट फ्रॉम दिस ब्लॉक वॉज नाउ लिंक डायरेक्टली टू द वेस्ट। अब हर कोई वेस्ट के साथ डायरेक्टली लिंक होगा और इनडायरेक्टली लिंक होगा, पर चलेगी USA की। दीज स्टेट वर दस ग्रेजुअली अब्जॉर्व्ड इनटू द वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम। तो ये क्या होते जा रहे हैं, अब टोटली वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं। ये स्टेट क्या कर रहे हैं, वेस्टर्न इकोनॉमी को अपना रहे हैं। द वेस्टर्न कैपिटलिस्ट स्टेट नाउ बिकम द लीडर। और जो वेस्टर्न कैपिटल मतलब हमारा USA जो है वो लीडर की तरफ वर्क कर रहा है। एंड दस गाइडेड द कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन थ्रू वेरियस एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशन। और ये USA इतना कंट्रोल कर कैसे पा रहा है, अलग अलग एजेंसीज़ और ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। जैसे कौन कौन सी है, WHO है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या WB है, वर्ल्ड बैंक है, या IMF है, इंडियन मॉनेटरी फंड है। इनकी वजह से वो क्या कर रहा है, पूरे देश पे कंट्रोल कर पा रहा है, उनको एज अ पपेट नचा पा रहा है। तो इन सारी चीज़ों पे कहीं ना कहीं पैसे का इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है। मतलब अमेरिका के पास काफ़ी मनी है, पावर है, और उसका इस्तेमाल करके वो पूरे वर्ल्ड पे अपना डोमिनेंस शो कर रहा है।
That is all. I hope you understand all these.